फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इससे पहले मैंने वीडियोस ली थी ना, आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का सेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डाटा को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना सो दैट कि हम उससे कुछ रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकें, हम उन डाटा का कोई यूज कर सकें। देखिए, जब आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, तो आपके पास सारा डाटा रॉ डाटा है। अब उस रॉ डाटा को आपको फिनिश्ड करना है, उसके बाद आप उससे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसे प्रेजेंट करेंगे, है ना? तो प्रेजेंट करेंगे, फिर उससे कुछ रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपने यहां ऑर्गेनाइजेशन। यदि इससे पहले कोई वीडियो में आपको कंफ्यूजन है, कोई स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी वीडियोस को डाला हुआ है, आप प्रॉपर्ली मेरे चैनल पर जाकर एक एक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है क्या? मैंने इसको दो लाइन में इसलिए आपके लिए लिखा है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा क्या रेफर करता है? अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, यानी कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको अरेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है। और वो भी किस सेंस में? यानी केवल अरेंज कर रहा है, इन सच ए फॉर्म दैट कंपैरिजन, यानी कि उन डाटा को हम कंपेयर कर सकें अदर डाटास के साथ, ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डाटा। यानी कि जो एक जैसे डाटाज हैं उन्हें एक तरफ रखना है, जो दूसरे तरीके के डाटा हैं उन्हें दूसरी तरफ रखना है, यानी कि उनको इस तरीके से अरेंज कर सकें कि उन डाटा को हम एनालिसिस कर सकें। मे बी फैसिलिटेट एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल, बताया ना, जिससे कि हम फर्दर उसको अपने लिए यूज कर सकें। क्लियर हो गया? तो ऑर्गेनाइजिंग, क्लासिफिकेशन, यानी डाटा को डिवाइड करना, डाटा को एक सिस्टमेटिक वे में निकालना सो दैट कि रिजल्ट्स हम एनालाइज कर सकें। तो टॉपिक एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में जो मेन टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ही है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा का मतलब क्लासिफिकेशन ही है। ऑर्गेनाइजिंग में वो मेंशन कर रहा है और क्लासिफिकेशन में उस काम को हम कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन। तो डाटा को जो हम क्लासिफाई करते हैं, यानी कि अपने पास जो डाटा है, अब देखना है हमें किस तरीके का डाटा है। अब ये नहीं कि हर डाटा इस तरीके से होगा, नहीं नहीं नहीं, एक स्टाइल है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब डाटा एक तो होता है ज्योग्राफिकल वे में। अगर आपको डाटा ज्योग्राफिकल वे में दिया हुआ है कि बिहार का, उड़ीसा का, ठीक है, दिल्ली का, पंजाब का, कश्मीर का, तो ये डाटा क्या है? ये डाटा हो गया मेरा ज्योग्राफिकल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट एरिया की डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। भैया आंध्रा का प्रोडक्शन, पंजाब का प्रोडक्शन, ठीक है ना, यूपी का प्रोडक्शन, छत्तीसगढ़ का प्रोडक्शन, बिहार का प्रोडक्शन, तो आपको इस सीक्वेंस में बनाना है, समझ रहे ना? तो ये आप स्टेट वाइज अलग अलग बना रहे हैं और इनका प्रोडक्शन आप बता रहे हैं, एरिया और प्रोडक्शन। डजंट मैटर कि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज की भी बात कर सकते हैं। मेरा कहने का पर्पस था कि एरिया वाइज बता रहे हैं। पूरी कंट्री का हमने कोई भी रिसर्च किया हो, प्रोडक्शन का किया हो, फर्टिलाइजर्स का किया हो, रेन का किया हो, डजंट मैटर, पॉपुलेशन का किया हो, कुछ भी एरिया हो, बट किस सिस्टम का है वो है ज्योग्राफिकल एरिया। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड कर देंगे एंड अकॉर्डिंग टू डाटा हम उसको अरेंज कर लेंगे। दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल वे। तो जो क्रोनोलॉजिकल है ये हमारे पास होता है डेट वाइज। हिस्ट्री पढ़िए ना, हिस्ट्री को यदि आप डेट वाइज एक सिस्टम में, सीक्वेंस में ले आएंगे तो आपको हिस्ट्री समझ में आएगी। अगर आप हिस्ट्री को ऐसे ही रखेंगे तो क्या आपको लगता है हिस्ट्री समझ में आएगी? आपको पता ही नहीं चलता अकबर पहले हुआ था या उसका बाप हुमायूं पहले हुआ था। कंफ्यूज हो जाता है ना कई बार हिस्ट्री में। जिनकी हिस्ट्री कमजोर है बेचारे बच्चों की, उनकी तो हालत खराब है ना। तो जो हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है इसकी, क्योंकि उन्होंने उसको एक सिस्टम से पढ़ा है, उन्होंने उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? क्रोनोलॉजिकल वे में ऊपर से लेकर नीचे तक को डाटा को आपको मेंटेन करना होगा। या तो असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो पुरानी इंफॉर्मेशन है पहले वहां से लीजिए, या लेटेस्ट से बैक तक चले जाइए, या बैक से लेटेस्ट तक आ जाइए। नहीं समझ में आ रहा? आप ईयर वाइज ले लीजिए ना, ईयर वाइज ले लीजिए कि 2001 की पॉपुलेशन, 2011 की पॉपुलेशन, फिर 2021 की हम पॉपुलेशन ले लेंगे, उससे पहले 1981 की ले लेंगे, उससे पहले 1971 की ले लेंगे, फिर 1961 की ले लेंगे, 1951 की ले लेंगे। तो क्या है?
क्रोनोलॉजिकल वे, यानी कि जो स्टाइल है डाटा को प्रेजेंट करने की वो क्या है, क्रोनोलॉजिकल। तो आपको समझना है कि डाटा को हम कैसे बांट रहे हैं। एक तो ज्योग्राफिकल वे में बांट रहे हैं, टिपिकल सा नहीं है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का हमने नाम लिखा और उनका डाटा सामने लिख दिया, हो गया प्रेजेंट, हो गया क्लासिफिकेशन, वेरी इजी। क्रोनोलॉजिकल है तो जो डाटा है उसको अरेंज करिए, एक सिस्टम में लगाइए। भाई 1951, 61, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, एक सीक्वेंस में आ गया ना डाटा, सीक्वेंस में आ गया ना। अब इसी तरह से हम जब डाटा को एक डेट वाइज, ईयर वाइज, कैसे भी मतलब डेट ही तो कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग जब हम अरेंज कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टाइल, क्रोनोलॉजिकल डाटा। कहेंगे ना कि भाई 1951 की क्या पोजीशन थी, 1961 की, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि हमारा सेंसस हर 10 साल में होता है, मैंने उसके अकॉर्डिंग समझाया। ईच ईयर का भी ले सकते हैं, आपको पिछले 5 सालों का लेना है तो ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इस साल कितना था, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, 5 सालों का हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर ले सकते हैं, 5 साल पहले क्या था, 4 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, 1 साल पहले क्या था, तो क्लियर हो गया आपको। चाहे आप असेंडिंग ईयर ले लीजिए, चाहे आप डिसेंडिंग ईयर ले लीजिए, लेकिन ईयर वाइज यानी कि डेट और टाइम वाइज आप जब ले रहे हैं तो यह है क्रोनोलॉजिकल वे। एक होता है क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटी आप मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। आप ऑनेस्टी की बात करते हैं, डिसऑनेस्टी की बात करते हैं, यानी कि आप किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। डाटा नहीं है इसमें, क्वालिटी है। जैसे हमने सिंपल डाटा है, मेल फीमेल में बांट दिया, और जब आप केवल एक सिंपल सेंस में बांट रहे हैं, लिटरेट इलिटरेट में बांट दिया, इंप्लॉयड अनएम्प्लॉयड में बांट दिया, ये नाम बदलने पड़ेंगे आपको, इंप्लॉयड अनएम्प्लॉयड में बांट दिया, लिटरेट अनलिटरेट में बांट दिया, लिटरेट अनलिटरेट में बांट दिया। दैट मीन्स कि जब आप एक क्वालिटेटिव डाटा को एक सिंपल वन फॉर्म में बांटते हैं तो वो होता है हमारे पास सिंपल डाटा। अब यही डाटा सेम है, अब मैनीफोल्ड है। मैनीफोल्ड में क्या खास बात है, मैनीफोल्ड जो डाटा है मेरे पास, ध्यान से देखना, जो मैनीफोल्ड डाटा है, इस डाटा में मैं क्या कर रहा हूं, मैनीफोल्ड डाटा में मैं इस इंफॉर्मेशन को एक सही सिस्टम में मेंटेन कर रहा हूं। जैसे हमने पहले इसके अंदर मेल और फीमेल को बांट लिया, ठीक है, मेल और फीमेल में हमने इनको दो दो पार्ट में बांट लिया, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, बांट दिया ना। अब मैनीफोल्ड का मतलब तो टू फोल्ड हुआ, अभी मैनीफोल्ड का मतलब इसको और डाटा को बांट लीजिए, इंप्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इंप्लॉयड अनएम्प्लॉयड, बांट रहे ना बेटा, इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड सभी को बांटना होगा आपको, इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। दैट मीन्स के इंफॉर्मेशन जब आप डाटा को और कई स्टेजेस में बांट रहे हैं, कई स्टेजेस में बांट रहे हैं, यानी मेल फीमेल, मेल फीमेल के बाद हमने उनका चेक किया कि एजुकेटेड हैं अनएजुकेटेड हैं, फिर वो एम्प्लॉयड हैं अनएम्प्लॉयड हैं, या आप इसको थोड़ा और डाटा में बांट ले सकते थे, रिच ग्रेड से आते हैं, पुअर ग्रेड से आते हैं, और बांट सकते थे, सिटी से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, अर्बन रूरल में बांट सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट, जब आप एक डाटा को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बांट लेते हैं तो कहलाता है हमारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, लेकिन क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग पार्ट क्लासिफिकेशन ही है ना। तो क्लासिफाई यानी डाटा को क्लासिफाई करना। क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं भाई, डाटा सिंपल हो जाए, परफेक्ट हो जाए, रिजल्ट कैलकुलेट कर सकें, एनालाइज कर सकें, कंपेयर कर सकें, ये सब क्वालिटी होती है इसकी। हमें देखिए, हमें कुछ लर्न नहीं करनी है, हम इसको ऐसे ही समझ सकते हैं भाई हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था एनालिसिस करने के लिए, रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो सिंपल हो, वो अरेंज हो, ठीक है, वो कंपेरेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, सिस्टमेटिक वे में हो, सिस्टमेटिक वे में हो, डेट है तो कार्नोलॉजिकल वे में होना चाहिए, एरिया है तो डेमोग्राफिक वे में उसको प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट्स कि हम उसके रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकें, इट इज यूजफुल फॉर अस। क्लियर है ना बात के लिए। तो ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव में बताया सिंपल, जिसमें केवल वन फोल्ड या मैनी फोल्ड या वन फोल्ड कोई सब ले लिया, एजुकेटेड अनएजुकेटेड ले लिया,
पूरी कंट्री को, या आपने पुअर और रिच में बांट दिया, या फिर अर्बन और रूरल में बांट दिया, केवल वन फोल्ड। यहां पर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट नीचे तक लेके चले जा रहे हैं, यानी एक ही डाटा चल रहा है और इससे ही हम कंटिन्यू, फिर ये बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जितना चाहें आप उसको लेंथी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लेते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव सीरीज में कन्वर्जन करना। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एक्चुअली में सीरीज है हमारे पास। बेसिकली सीरीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज और एक होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। बेसिकली जो कलेक्शन से हमें डाटा अवेलेबल होता है वो रॉ डाटा होता है, तो उस रॉ डाटा को हमें अरेंज करना है। अब जनरली तो मैंने आपसे कहा कि डिसीजन जो लेने हैं वो क्वांटिटेटिव सीरीज में लेने हैं, एनालिसिस तो क्वांटिटेटिव सीरीज ही होगी। तो इसमें एक रॉ डाटा है, अब उस रॉ डाटा को आपको अरेंज करना है। अब वो रॉ डाटा किस फॉर्म में आप अरेंज करें, ये वर्क है मेरा। अब अरेंज कैसे करें? एक सिस्टम तो है इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करें, यानी कि डाटाज के लिए हम, मतलब ये केवल तभी यूज हो सकता है जब हमारे पास डाटा जो नंबर्स हैं वो थोड़े कम हैं, शॉर्ट डाटाज हैं, 10 20 30 मैक्सिमम। इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो फिर ये इंडिविजुअल सीरीज फ्लॉप हो जाएगी। इसमें भी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, इसमें भी हम सीरीज को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। भाई एक डाटा है मेरे पास डाटा है 30 स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का। अब 30 स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो बिखरा हुआ है, रोल नंबर वाइज नहीं है, वो इधर उधर पड़ा हुआ, तो उसको दो तरीके से आप फीड कर सकते हैं। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड है, किसी भी रोल नंबर पर पड़ा हुआ है, एक तो आप उसको रोल नंबर वाइज फीड कर सकते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल सीरीज है एक तो रोल नंबर वाइज, ठीक है। एक कर सकते हैं आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में मेरे बच्चा? असेंडिंग ऑर्डर में। और एक वो हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझा है मैंने? इंडिविजुअल सीरीज केवल जब आप एक नॉर्मल डाटा यूज कर रहे हैं, मिनिमम डाटा का यूज कर रहे हैं, ओनली 20-30 नंबर्स को आप ले रहे हैं, तो 20-30 नंबर्स आप थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं उसको इंडिविजुअल सीरीज में। जो रॉ डाटा है वो दो तरीके से हो सकता है, अनअरेंज्ड और अरेंज्ड। तो हम उसको अरेंज फॉर्म में कर सकते हैं, यानी रोल नंबर वाइज कर सकते हैं। अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, असेंडिंग यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा और फिर छोटा और फिर छोटा और फिर छोटा। समझ रहे ना? बट असेंडिंग यानी जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो असेंडिंग, उतरते हैं तो डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर रोल नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज। इंडिविजुअल सीरीज बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होती है और इजी कंसेप्ट है इसमें, लेकिन जो दूसरी फ्रीक्वेंसी सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सीरीज का जनरली यूज तभी होता है जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाटा है और बहुत ज्यादा फैला हुआ डाटा है। डाटा होने के साथ साथ क्या है, फैला हुआ भी है। तो उसमें दो तरह की सीरीज होती हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। यदि डाटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, तो हम कंटिन्यूस सीरीज पाएंगे, और डाटा अगर थोड़ा सा फैला हुआ है तो हम डिस्क्रीट सीरीज में आएंगे। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, इसको आपको समझना होगा। इंडिविजुअल सबसे इजी कंसेप्ट है, इसके बाद है मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज। तो ये डिस्क्रीट सीरीज कैसी है? डिस्क्रीट सीरीज में आप ऐसे समझ लीजिए कि क्लास में 10 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ। भाई 50-60 स्टूडेंट्स थे और टेस्ट कितने मार्क्स का है? ओनली फॉर 10 मार्क्स का। यानी कि उस 10 मार्क्स के अंदर आप उन सभी स्टूडेंट्स को कवर करना चाहते हैं। भाई 50 स्टूडेंट्स को यदि मैं इंडिविजुअल सीरीज में लूं तो एक तो लेंथी कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्क्रीट में लूं, क्योंकि मार्क्स चेक करने ना, मुझे टेस्ट चेक करना है, 10 मार्क्स का टेस्ट है मेरे पास, तो यहां पर हम टैली मार्क्स लगाकर, यानी कि जो रॉ डाटा है उसको टैली मार्क्स लगाकर डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यदि मेरा जो टेस्ट था वो कितने मार्क्स का था, कितने मार्क्स का टेस्ट था बताइए? अभी मैंने कहा 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है, तो 10 मार्क्स का टेस्ट, तो नंबर कितने आ सकते हैं बच्चे के 10 में से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओनली मैक्सिमम 10 स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम 10 मार्क्स कैन बी अटेंड, 10 मार्क्स कैन बी अचीव बाय द स्टूडेंट। तो अगर वो 10 मार्क्स अचीव करता है, 10 मार्क्स गेट करता है, तो 0 to 10 के बीच ही तो होगा। या तो कोई स्टूडेंट होगा जिसके मार्क्स 0 होंगे, या कोई स्टूडेंट होगा जिसके मार्क्स 1 होंगे,
2 3 4 डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ग्रुप का कोई बच्चा हो ही ना, 50 ही बच्चे तो हैं। तो 50 स्टूडेंट्स के अंदर 50 स्टूडेंट में हो सकता है कोई ना हो, तो क्या होगा, इसमें टैली मार्क्स लगेंगे हमारे पास। क्या लगेंगे? टैली मार्क्स। तो ये जो हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन, इसमें हम टैली मार्क्स लगाकर इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 स्टूडेंट हो गए, देयर आर 50 स्टूडेंट, 10 मार्क्स टेस्ट। अब कैसे कवर होगा? अब हम इसमें सर्च करना शुरू करेंगे। अब नंबर वाइज हम स्टूडेंट्स को उठा लेंगे। भाई हमारे पास पहला स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हैं 2, फिर दूसरा स्टूडेंट देखा उसके मार्क्स थे 4, तीसरे स्टूडेंट को देखा उसके मार्क्स थे 3, नेक्स्ट स्टूडेंट देखा तो उसके मार्क्स थे 1, नेक्स्ट को देखा तो उसके थे 2, नेक्स्ट को देखा तो उसके थे 6, उससे नेक्स्ट को देखा तो 8, एक बच्चे के मार्क्स थे 10। इस तरह से ही हम चलते चले जाएंगे, जितने हमारे पास होते बच्चे आते जाएंगे हम उन्हें गिनते जाएंगे। यानी कि पूरे 50 स्टूडेंट्स में कितने बच्चों के मार्क्स 2 आए, तो जितने बच्चों के मार्क्स 2 आए उतने हम टैली मार्क्स पर लगाते जाएंगे। और टैली मार्क्स लगाने का कंसेप्ट ये होता है कि जब तक मार्क्स 2 चल रहे थे, जिस जिस बच्चे के मार्क्स 2 थे, एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 0 से लेकर 10 तक काउंट कर लें, अब काउंट करते चले जाएं, ऐसे बच्चे जिनके नंबर 0 थे उनको यहां टैली मार्क्स लगा दें। भाई 0 वाला कोई बच्चा ही नहीं था तो 0 का ग्रुप हम बनाएंगे ही नहीं। 0 ग्रुप बनाएंगे नहीं। अब 1 मार्क्स वाला केवल एक बच्चा था, टोटल 50 बच्चों में से 1 मार्क्स केवल एक बच्चे के थे। 2 मार्क्स मेरे पास 5 बच्चों के थे, तो 5 में 4 स्टूडेंट्स तो इस तरह से कंसिडर होंगे और 5th स्टूडेंट इस तरह से कंसिडर होगा। यानी कि जो मेरे पास जो वैल्यूज होंगी ये हो गए मेरे पास मार्क्स, ये हो गए टैली मार्क्स, ठीक है बेटा। ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी में हमारे जो टोटल 50 स्टूडेंट है वो हमने कंसीडर कर लिए कि भाई 1 मार्क्स वाला 1 स्टूडेंट है, 2 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 4 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 5 मार्क्स वाले हमने अभी तक 1 2 3 4 5 6 5 तो ऐसा हो गया ना, देखे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 5 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। मतलब ये टैली मार्क्स आपको लगाने हैं। टैली मार्क्स कैसे लग रहे हैं ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। टैली मार्क्स किस तरीके से लग रहे हैं ये टैली मार्क्स मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब 6 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 2, 7 मार्क्स वाले मैं लिखे नहीं अभी तक, 7 मार्क्स वालों को भी ले लीजिए 1 2 3 4, 7 मार्क्स वाले हैं 4 स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स वाले हैं 2 स्टूडेंट्स, 9 वाले हैं हमारे पास 2 स्टूडेंट, 10 वाले, मतलब आपको नंबर, अब ये टोटल 50 होगा लास्ट में। इन सबका टोटल कितना होगा? 50। अब ये टोटल जरूर थोड़ी 50 हो, तो मैंने आइडिया से लगा दिया, आपको समझाना चाह रहा था मैं तो आपको, अदरवाइज इसका टोटल पूरा 50 होगा क्योंकि स्टूडेंट 50 थे। अब स्टूडेंट 50 हैं, मार्क्स कुछ ना कुछ तो आए होंगे, चाहे 0 आए चाहे 10 आए, तो किसी ना किसी ग्रुप में तो होगा। वो 10 मार्क्स आए तो 10 मार्क्स के ग्रुप में होगा, 1 मार्क्स आए तो 1 के ग्रुप में होगा, 0 होते तो 0 के ग्रुप में लेते। तो जिस जिस ग्रुप में स्टूडेंट जितने जितने हैं हम टैली मार्क्स लगाकर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज और साथ में आ जाती है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी ले ली हमने और टैली मार्क्स भी ले लिए। क्लियर हो गया हम सब बच्चों को? तो हम इसको हटा देते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को समझ में आ गया हमें। अब हम ले लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज। कौन सी सीरीज मेरे बच्चा? कंटिन्यूस सीरीज। तो एक कंटिन्यूस सीरीज यानी फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूस सीरीज का। अब कंटिन्यूस सीरीज क्या है? देखो नाम से क्लियर है, कंटिन्यू यानी सीरीज वो जो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना, कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं होगी। यानी कि कंसेप्ट कैसा रहेगा इसका? इसका कंसेप्ट रहेगा, देखिए किस तरह सीरीज होगी। सीरीज है हमारे पास, हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, 0 से लेकर 10, यानी कि इस सीरीज का जो हम यूज करते हैं कब करते हैं? इस सीरीज का यूज हम जब करते हैं जब हमारे पास जो स्प्रेड आउट है, जो फैलाव है वो बहुत बड़ा है। अभी आपने टेस्ट कितने मार्क्स की बात चल रही थी? 10 मार्क्स की। अब अगर यही टेस्ट 100 मार्क्स का होता तो परिस्थितियां बदल जाती। 100 मार्क्स का अगर टेस्ट होता तो जो सिचुएशन है बिल्कुल चेंज हो जाती। अब 100 मार्क्स को तो आप नहीं काउंट कर सकते कि 1 मार्क्स वाले कितने थे, 2 मार्क्स वाले कितने थे, अरे स्टूडेंट ही 50 हैं,
स्टूडेंट ही 50 हैं और 100 मार्क्स से आप कंसीडर करने लगेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमें आना पड़ेगा कंटिन्यूअस ग्रुप में, कंटिन्यूअस ग्रुप में। अब इस ग्रुप में भी हमें चेक करना होगा कि कितना बड़ा ग्रुप लेना है। भाई 100 मार्क्स का टेस्ट है तो यदि आपको 10 ग्रुप लेने हैं तो 10 का डिफरेंस ले लेंगे। अगर आपको 5 ग्रुप लेने हैं तो 20 का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये भी आपको चेक करना होगा अपने अकॉर्डिंगली कि डाटा की जो ओरिजिनलिटी है, डाटा की जो ओरिजिनलिटी है वो रिड्यूस ना हो जाए। ओरिजिनलिटी से कहीं ऐसा ना हो कि जो रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग लेना होता है। तो जैसे सपोज करो 100 मार्क्स का टेस्ट था, तो 100 मार्क्स के टेस्ट में क्या किया हमने, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। अब मैक्सिमम अगर 100 मार्क्स का टेस्ट है तो कम से कम कितने मार्क्स आ सकते हैं, 0। तो अब हमने स्टूडेंट्स को इस तरीके से डिवाइड किया कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से लेकर 20 तक हैं, 20 तक हैं, तो अब ध्यान देना गलत हो जाता क्वेश्चन। अभी 0 से तो हो लेकिन 20 ना हो, 20 वाले तो नेक्स्ट ग्रुप में आएंगे, यानी 0 से स्टार्ट होते हुए 19.5 मार्क्स वाले, 19.5 मार्क्स वाले इस ग्रुप में आ जाएंगे हमारे पास। यानी कि इसमें भी वही काम करना होगा, हमें टैली मार्क्स लगाने होंगे। भाई टैली मार्क्स तो लगाने पड़ेंगे आपको, और फिर आ जाएगी आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। यानी 0 to 20, 0 से लेकर 20 मार्क्स के अंदर अंदर, 0 या 0 से ज्यादा लेकिन 20 से कम आने वाले कितने स्टूडेंट्स थे वो यहां आ जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 या 20 से ज्यादा हैं लेकिन 40 से कम हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट इस ग्रुप में आ जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हैं, भाई 40 और मोर देन 40 बट लेस देन 60, 60 to 80, 60 और मोर देन 60 बट लेस देन 80, वो सभी स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 और मोर देन 80 बट लेस देन 100 है, वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। यानी कि टोटल जो टैली मार्क्स यहां लगने वाले हैं वो टोटल टैली मार्क्स कितने होंगे, 50, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 50 ही है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यदि किसी ग्रुप में 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा स्टूडेंट आएंगे अगर किसी ग्रुप में, तो फिफ्थ में क्या करना होता है, क्या बताया था मैंने भाई, 1 2 3 4, तो फिफ्थ ऐसे होगा। यानी कंसीडर करोगे तो कैसा करोगे, 1 2 3 4 और 5, अगर इससे ज्यादा होंगे तो फिर ऐसे चलते जाएंगे। तो यानी कि अगर आपके पास 50 स्टूडेंट हैं और ये 5 ग्रुप हैं, तो इन्हीं ग्रुप्स में से आपको उन 50 स्टूडेंट्स को मैच करना है कि किस ग्रुप में कितने स्टूडेंट आए हुए हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इनको हम टोटल कर लेंगे, ये बन जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्या बन जाएंगी, फ्रीक्वेंसी। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी जस्ट अरेंज कर लेते हैं। 0 से 20 वाले में है हमारे पास 10, इस वाले में है हमारे पास 15, इस वाले में है हमारे पास 20, 15 कितना हो गया, 35, 45 हो गया ना, तो ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इसमें हम कर लेते हैं ये 10, 5, 15, 8 और 7, 8 7 15, 15 30, 30 15 45 और 5 और लेने हैं मुझे कहाँ ले लेते, कहीं भी लेते हैं। 8 की जगह 10 ले लेते हैं, है ना, और 5 की जगह हम ले लेते हैं 8। हो गया, 50 हो गया ना। देखिए 8 7 15, 15 30, 10 40 और 10 50। मतलब ये मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ये अपने पास से मैंने एज्यूम कर लिया। मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होते, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि होते तो यहां इतने टैली मार्क्स होते, यहां मतलब 10 टैली मार्क्स होते। कैसे होते टैली मार्क्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 8 होते तो कैसे होते, 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 होते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 10 होते तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7। हो गए टैली मार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी? तो ये जो फ्रीक्वेंसी पर हमने अभी सॉल्व किया है, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। आपको ये भी तो समझना है कि ये सीरीज कौन सी है, ये है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव क्योंकि इसके जो अपर और नेक्स्ट का लोअर है वो दोनों सेम है। 0 to 20 तो नेक्स्ट ग्रुप 20 से ही स्टार्ट हुआ, 20 to 40।
20 to 40। अगर इस ग्रुप को हम दूसरे नंबर से चालू करते, यानी कि 0 to 20 की बजाय हम इसको स्टार्ट करते 1 to 20, तो नेक्स्ट ग्रुप होता 21 to 40। 40 लेना तो 20 डिफरेंस लेना, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80, 81 to 100। अब डिफरेंस हो गया, दैट्स कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज, आप इसके डिफरेंस को समझना होगा। एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज, एक्चुअली आप जब रिसर्च करेंगे, आगे जब आप रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो सभी रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव सीरीज, यानी सभी का सॉल्यूशन एक्सक्लूसिव सीरीज में होगा। तो आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना सीखना होगा। क्या सीखना होगा? कन्वर्ट करना। हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मिस्टेक हो जाती है कई बार, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में नहीं होता, कई बार चेंज कर देता है। तो मैं जो चेंज फॉर्म आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। हर ग्रुप का जो अपर है और नेक्स्ट का जो लोअर है, अपर और नेक्स्ट का, मतलब पहले का अपर, नेक्स्ट का लोअर, तो इन ग्रुप का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 20 और 21 में 1 का डिफरेंस है, 40 और 41 में 1 का डिफरेंस है, 60 और 61 में 1 का डिफरेंस है, 80 और 81 में 1 का डिफरेंस है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती है 0.5। अब इस 0.5 की वैल्यू को मैं हर लोअर में से माइनस कर दूंगा और अपर में प्लस कर दूंगा, तो सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी मेरी सिंपल एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब आप टैली मार्क्स लगाते हैं तो वहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि जो ओरिजिनली डाटा जब आप एक बार फीड करते हैं तो उसका रिजल्ट डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए स्टार्टिंग ही उसको बिल्कुल प्रॉपर सेंस में करनी चाहिए। तो यहां तो मैं इसको कन्वर्ट तो कर सकता हूं, तो कन्वर्ट कर दिया तो क्या सीरीज निकल के आएगी हमारी, बताइए, डिसाइड कीजिए क्या सीरीज बननी चाहिए। इस सीरीज को हम बना लेते हैं, दोबारा से एक बार और तैयार करते हैं कि अगर हम इस सीरीज को बनाएं तो क्या सीरीज बनेगी। 0.5 का डिफरेंस है, तो 0.5 भाई 1 में से 0.5 गया तो कितना बचा 0.5, और 20 में ऐड कर दिया 20.5। नेक्स्ट ग्रुप कितना 21, 0.5 माइनस कर दिया, कितना था 21 था ना, 0.5 माइनस कर दिया, और यहां पे कितना हो गया 40.5। नेक्स्ट कितना हो गया, माइनस कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, इसमें माइनस कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, इसमें फिर माइनस कर दिया 80.5, और ये कितना हो गया 100.5। इस हिसाब से तो 100.5 हो जाएगा, क्या है ना, 81 to 100, इसमें से माइनस करना है और इसमें ऐड करना है। तो जनरली ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन में, तो आपको समझ लीजिए क्वेश्चन। तो यहां तक लेना है केवल 100 तक, क्योंकि 100 का ही तो टेस्ट है, 100 से ज्यादा तो है ही नहीं। तो 100 का टेस्ट में अगर 100 आते हैं तो इसी ग्रुप में हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आया नहीं है आपको फ्रीक्वेंसी में। तो इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज का एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्जन। एक होता है ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज। जो ओपन और एंड हो रही है वो नए नए तरीके से हो रही है, ओपन और एंड नए नए तरीके से हो रही है। देखिए कैसे हो रही है, ओपन और एंड जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। अब देखिए ओपन और एंड स्टार्ट हो रही है हमारे पास कहां से भाई, स्टार्ट किसने से हुई है हमारे पास, लेस देन या मोर देन से, लेस देन 20, लेस देन 20। इसके बाद करेक्ट है बिल्कुल, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 एंड अबव, 80 एंड अबव या मोर देन 80। अभी जो सीरीज है ये ओपन एंड सीरीज कहलाती है, जिसकी स्टार्टिंग करेक्ट नहीं है, जिसका एंड करेक्ट नहीं है। ओपन मतलब स्टार्ट यानी जो ओपनिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है और एंड में प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम इस सीरीज को करेक्ट करते हैं तो ये सीरीज इसी तरह से आएगी, लेस देन 20, इन 20 से कम, 20 से कम, तो कम क्या है
जीरो मतलब 20 से नीचे नीचे कितना है, 0 हो सकता है, 0 to 20। अब 20 to 40 तो करेक्ट है ही है, 40 to 60 भी करेक्ट है, 60 to 80 भी करेक्ट है, 80 एंड अबव। अब क्वेश्चन ही 100 तक है, सब में 20 का डिफरेंस है, तो ये 80 to 100 हो जाएगी, यानी कि इसका कोई इफेक्ट क्वेश्चन पर नहीं पड़ने वाला है, केवल इस क्वेश्चन को प्रेजेंट ऐसे किया गया है। तो इसको हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज। तो ओपन भी डिफरेंट तरीके से हो रही है और एंड भी डिफरेंट तरीके से हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। अगर हम यहां लिख देते मोर देन 20 और इसको लिख देते बिलो 80, बिलो या लेस देन, भाई लेस देन बिलो अंडर एक ही बात होती है ना, लेस देन बिलो और अंडर ये एक ही बात होती है, मोर देन अबव एक ही बात होती है। लेकिन अगर ये पॉइंट चेंज हो जाए तो सारा मीनिंग बदल जाएगा। वो मैं आपको अभी लेस देन और मोर देन में एक्सप्लेन करता हूं, लेस देन और मोर देन में एक्सप्लेन करता हूं। तो लेस देन और मोर देन, इससे पहले मैं आपको मिड वैल्यू समझा देता हूं। कौन सी समझा दे रहा हूं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू सीरीज बिल्कुल इजी होती है, मिड वैल्यू में कुछ भी नहीं करना आपको। मिड वैल्यू सीरीज में कभी भी फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहती है। यानी कि जिस भी सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी में इफेक्ट नहीं आता वो हमारा इजी कंसेप्ट है। जैसे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ओपन एंड कोई इफेक्ट नहीं हुआ फ्रीक्वेंसी में, केवल क्लास इंटरवल्स को चेंज किया। इसके बाद हमारे पास मिड वैल्यू सीरीज है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्लास इंटरवल को चेंज करना है। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए मिड वैल्यू जैसे 0 से 20 है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना मेरे बच्चा, 0 से 20 है, ठीक है, 0 और 20 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, 0 और 20 दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 20, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 10, 20 और 40 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 60, 2 से डिवाइड कर लीजिए 30, 60, 40 और 60 दोनों को ऐड कर लीजिए 100, 2 से डिवाइड कर लीजिए 50। दैट मीन्स समझ में आ रहा है ना, लोअर और अपर दोनों वैल्यू को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50, 60, 80 कितना हो गया 140 यानी 70, 80, 100, 180 यानी कि 90। आप देख सकते हैं 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इक्वल ही आएगा जब आप मिड वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि अगर आप मिड वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंस इक्वल ही आएगा। 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100 सब में डिफरेंस कितना है, इक्वल है, तो यहां भी डिफरेंस इक्वल ही आएगा। 0, 20 हाफ कर दिया 10, 20, 40 ऐड कर दिया 60 हाफ कर दिया 30, 60, 40, 100 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया। यानी कि दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं मिड वैल्यू। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिड वैल्यू को हम एक सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना है। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेंगी तो हमें केवल इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का वे क्या होगा, अब आपको समझा देता हूं। इसमें डिफरेंस इक्वल चल रहा है, मेरा डिफरेंस क्या चल रहा है, बिल्कुल इक्वल। तो जो इक्वल डिफरेंस है उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो डिफरेंस लोअर और अपर वैल्यू के बीच की जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल, और जितना भी क्लास इंटरवल हो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लास इंटरवल को क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। कितना क्लास इंटरवल इसमें बताइए, 20 का डिफरेंस है, बताइए मुझे फटाफट फटाफट, ध्यान दीजिए कि 20 का डिफरेंस है ईच ग्रुप में। तो जब 20 का डिफरेंस है ईच ग्रुप में तो 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आएगी 10, देख रहे हैं ना। तो 10 हर वैल्यू का डिफरेंस है 10, यानी कि इसकी हर वैल्यू में से आपको 10 को माइनस करना है। 10 को माइनस करते ही आपकी लोअर वैल्यूज आ जाएंगी और हर वैल्यू में 10 को प्लस करना है, अपर वैल्यू आ जाएगी। देखिए 10 में से 10 माइनस किया 0, 10 में 10 को प्लस किया 20, 30 में से 10 को माइनस किया 20, 30 में 10 को प्लस किया 40, 50 में 10 माइनस किया तो 40, अब प्लस किया तो 60, 70 में माइनस किया प्लस किया, माइनस किया प्लस किया। यानी कि मिड वैल्यू में भी फ्रीक्वेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन फर्क आता है, डिफरेंस आता है। बहुत टेक्निकल बातें हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो होती हैं लेस देन और मोर देन सीरीज।
लेस देन और मोर देन सीरीज। तो मैं अब आपको लेस देन और मोर देन सीरीज समझाना चाहता हूं कि लेस देन और मोर देन में ये किस तरीके से हमें डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है मेरे बच्चा, तो लेस देन और मोर देन सीरीज को अब आप समझ लें कि लेस देन और मोर देन सीरीज कैसे कैसे कवर होने हैं। तो लेस देन और मोर देन सीरीज में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, बिल्कुल सिंपल वाला। ठीक है, क्लास इंटरवल चल रहा है मेरा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, फ्रीक्वेंसीज ले लिए मैंने। ठीक है, कोई सी भी ले लीजिए, 5, 10, 8, 7, 5। ओके, तो 8, 7, 15, 5, 20, 30, 35। कितना टोटल हो गया हमारा? 35। लेट एन एग्जाम्पल, आप कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपको मिलेंगी, आपको थोड़ी करना है, या तो आपको रॉ डाटा मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा, रॉ डाटा है, रॉ डाटा को आपको अरेंज करना है, तो रॉ डाटा में इतनी फ्रीक्वेंसी आएंगी, आप लिख लेंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि जो हमारे पास रॉ डाटा के बाद हमने फिनिश कर लिया है उसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं लेस देन सीरीज में और मोर देन सीरीज में, लेस देन सीरीज में और मोर देन सीरीज में। तो लेस देन और मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करने का क्या कंसेप्ट है, अब आप देखिए, अगर हम इस क्लास इंटरवल को लेस देन सीरीज, तो लेस देन में करेंगे तो किस तरीके से होगा, लेस देन हमेशा लेस देन अपर वैल्यू से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? अपर वैल्यू से। अगर मैं 0 से कहूं 0 से लेस, अरे 0 से लेस तो कोई है ही नहीं, क्या किसी के मार्क्स 0 से कम थोड़ी आएंगे, 0 आए होंगे। तो लेस देन क्या होगा, लेस देन 10 से शुरू होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अब आपको समझना होगा कि अगर हम इस सीरीज को लेस देन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन लेस देन के फॉर्म में होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कुमुलेटिव होंगी। क्या होंगी? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि जब आप सीरीज को लेस देन लिखेंगे तो यहां आप कुमुलेटिव लिखेंगे, नहीं, वो होंगे कुमुलेटिव, लेकिन लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ही, क्योंकि लेस देन में हमेशा सीरीज कौन सी होती है? कुमुलेटिव। तो इसका ऐड करते चले जाइए। कुमुलेटिव कैसे होती है? पहले की 5, 10 प्लस कर दिया 15, 8 प्लस कर दिया 23, 7 प्लस कर दिया 30, 5 प्लस कर दिया 35। हो गया कुमुलेटिव सीरीज। सिंपल सीरीज को लेस देन में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको कुमुलेटिव फॉर्म में डालना है। किस में डालना है? कुमुलेटिव। ऐड करते चले जाइए, 5 पहला ग्रुप, फिर 10 प्लस कर दिया, फिर 8 प्लस, फिर 7 प्लस और फिर 5 प्लस। हो गया ना। यानी सिंपल सीरीज होता तो यही क्वेश्चन, मैंने एक ही क्वेश्चन को लेना है कि एक ही क्वेश्चन को पहले सिंपल से कुमुलेटिव यानी कि लेस देन में कन्वर्ट करना है और फिर लेस देन को सिंपल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन आना चाहिए हमें, क्योंकि आगे के जो नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें इसका कन्वर्जन बहुत जरूरी है और बहुत ही जरूरी है। यानी कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि आपके पूरी स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट इसी लेस देन मोर देन यानी इन्हीं सीरीज पर निकल कर जाएगा। अगर आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ गया तो कभी प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। तो आइए देखिए, ये लेस देन सीरीज है मेरे पास, इसको मैं सिंपल में कन्वर्ट करता हूं। तो रूल्स को बार बार समझिए और देखिए, कई बार तो बिना लॉजिक के भी आंसर आ जाता है, लेकिन जो बिना लॉजिक के आंसर आता है वो एक आध क्वेश्चन में आ सकता है, परफेक्ट तो नहीं होगा ना। तो परफेक्ट लॉजिक्स पढ़िए आप। सब में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस को चेक करते हैं हम। सब में डिफरेंस है 10-10 का, सब में डिफरेंस है 10-10 का। तो जब भी कोई सीरीज लेस देन होगी तो उस सीरीज में से जो उसका क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो वैल्यू माइनस कर देंगे। कितना कितना डिफरेंस सब में? 10-10 का। इसमें 10 माइनस कर दीजिए, इसमें 10 10 10 10। सब में से 10 माइनस करेंगे, 10 में से 10 माइनस करा तो 0, 20 में से 10 माइनस किया तो 10, 30 में से 10 माइनस किया तो 20, 40 में से 10 माइनस किया तो 30, 50 में से 10 माइनस किया तो 50। ध्यान देख रहे हैं ना, सब में से 10-10 माइनस किया तो सबकी लोअर वैल्यू हो गई और अपर वैल्यू वो सेम टू सेम ही रहेंगी जो इसमें लिखी हुई हैं। यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप समझ रहे हैं? लेस देन को कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ईजी है। ध्यान देना, लेस देन के लिए कह रहा हूं मैं। लेस देन वाली सिचुएशन में आपको जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल को हर ग्रुप में से माइनस करेंगे तो उसकी लोअर वैल्यू आ जाएगी और ये सभी वैल्यू अपर है। अब डिपेंड, अब पॉइंट्स क्वेश्चन तो सेम कन्वर्ट हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कैसे होंगी? फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो रखनी है आपको सेम टू सेम। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो लेस देन में रखनी है सेम टू सेम, यहां 5 यहां 5।
नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में से आपको फर्स्ट को माइनस करना है। 15 में से 5, नेक्स्ट में से जस्ट ऊपर वाली 15 में से 5, 10 आ गया। 23 में से 15 माइनस कर दीजिए, 8 आ गया। 30 में से 23 माइनस कर दीजिए, 7 आ गया। 35 में से 30 माइनस कर दीजिए, 5 आ गया। आगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि लेस देन को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल को लेस देन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपको पूरा रिसर्च, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। और फर्दर जब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन एनालिसिस करेंगे तो वो आपको आज ही समझ में आ जाएगा। टिपिकल नहीं है, पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा यदि आपको सीरीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो सीरीज समझ में आ गई हमारे पास। लेस देन सीरीज, लेस देन में क्या क्या किया हमने, एक बार बहुत हल्का सा चेंज कर रहा हूं मैं। लेस देन करने के लिए हमेशा अपर वैल्यू लेते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50 आ गया और सबको ऐड करते चले जाएंगे, कुमुलेटिव हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है तो इन सभी में से 10 माइनस करना है लोअर, और ये सेम अपर हो गया। फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी और जस्ट नेक्स्ट में से हमें उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू माइनस करनी है। 15 माइनस 5 10, 23 माइनस 15 8, 30 माइनस 23 7, 35 माइनस 35। इसे एक दो बार पढ़कर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस करिए, आपको टोटल पूरी तरह समझ में आ जाएगा। एक है मेरा मोर देन, कौन सा है, मोर देन। अब हम मोर देन को ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम मोर देन में कन्वर्ट करके देखते हैं आपके लिए। इसी सेम क्वेश्चन को हम ले रहे हैं मोर देन में कन्वर्ट करते हुए। तो यदि हम इसको मोर देन में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, मोर देन। मोर देन हमेशा अपर से स्टार्ट होगा, वो लोअर से स्टार्ट हुआ था, ये हमेशा अपर से स्टार्ट होगा। भाई वहां तो हमने लिया था 0, ये वैल्यू हटा रहे थे, अपर वैल्यू ले रहे थे, तो यहां पर क्या करना है, हमने लिया था लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ले रहे थे, तो यहां पर मोर देन यहां से लेंगे, मोर देन 0, 10, 20, 30, 40 तक जाएंगे केवल, क्योंकि मोर देन 50 तो है ही नहीं। कहां है मोर देन 50? क्या किसी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से भी ज्यादा हैं? नहीं है, क्योंकि हमारा जो यहाँ टेस्ट है वो 0 से लेकर 50 तक आ सकते हैं, यानी 50 मार्क्स का टेस्ट होगा और बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 0 से लेकर 50 तक रहे होंगे। यदि हम इसको मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो मोर देन 0, 10, 20, 30, 40 से ज्यादा 50 तक, 50 से ऊपर नहीं, 40 से ज्यादा नंबर, यानी क्लास में वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके नंबर 0 या उससे ज्यादा आए हैं, पूरी की पूरी क्लास ही खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 0 से कम तो किसी के भी नहीं आए, 0 से कम तो किसी के भी नहीं आए, यानी कि पूरा का पूरा टोटल 35 के 35 स्टूडेंट्स आपको यहां दिखाई देंगे। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होंगी, समझ रहे हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव का अपोजिट होगा, यानी कुमुलेटिव ऊपर से होंगी, ऊपर से नीचे की तरफ रिड्यूस होंगी। लेस देन में नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे ऐड हो रही थी, ये लेस होती जाएंगी, यानी कि टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, 35। ठीक है, अब मोर देन 10 का मतलब है 0 से 10 का ग्रुप नहीं है, क्योंकि 10 के मोर बात कर रहे हैं आप। 10 से कम वाले आप हटा दीजिए, तो 10 से कम में कितने हैं, 5 हटा दीजिए, 30 रह गया। आपने कहा मोर देन 20, यानी 20 से लेकर 50 तक वाले तो मुझे लेने हैं, लेकिन 20 से कम वाले मुझे नहीं लेने हैं, 20 से कम वाले। अब 20 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 20 से कम वाले यहां पर हैं 8, तो 30 में से 8 माइनस कर दिया, 22। आपको लेने हैं मोर देन 30, 30 से ज्यादा तो दो ही ग्रुप हैं, या तो 30 40 और 40 50, या तो आप उनका टोटल ले लीजिए 7 और 5 13, या फिर 27 2 में से 7 को माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट सबसे लास्ट में कितना है, 5, सबसे लास्ट का ग्रुप कितना है, 5। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप फ्रीक्वेंसी को लिखिए और सबसे लास्ट से शुरू कीजिए। सबसे पहली वैल्यू कितनी है, 5 में 7 को माइनस प्लस कीजिए, ये 12 आएगा बेटा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, दोबारा चेक करते थे। 5 7 12 और 8 20 और 10 30 और 5 35, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, दोबारा देखते हैं। 35 थे, 5 माइनस करे 30 में से 10 माइनस किए 20 में से 8 माइनस किए 12 में से 7 माइनस किए 5, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, नीचे से भी ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर से भी नीचे ला सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताऊं एक बार और। मोर देन में जो क्वेश्चन है वो लोअर से स्टार्ट होगा, लेस देन में अपर से स्टार्ट हुआ था, लेस देन 10 20 30 40 50, मोर देन में मोर देन 0 10 20 30 40 हो गया मेरा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव होंगी। कुमुलेटिव कैसे होंगी, नीचे से कुमुलेटिव होंगी, 5 7 8 10 15 ऐड होती चली जाएंगी, इन टोटल होंगी।
समझिए इसको प्रॉपर। और अगर हम मोर देन को सिंपल में कन्वर्ट करना है, मोर देन को सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो इस सब के डिफरेंस में 10 ऐड कर दीजिए। सब में डिफरेंस कितने का है बताइए? 0, 10, 20, 30, 40, सब में डिफरेंस 10 का है। तो सभी में 10 प्लस कर दीजिए, सबकी अपर वैल्यू आ जाएगी, और लोअर ये है ही है, क्योंकि लोअर से स्टार्ट होती है, तो लोअर ये सेम है और अपर ऐड करके आ जाएगी हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी की बात देखिए, फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करने का तरीका वही है, या तो ऊपर से सॉल्व कर लीजिए या नीचे से सॉल्व कर लीजिए। ऊपर से सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करते जाइए। 35 माइनस 30, देखो 5 आ गया। 30 माइनस 20, देखो 10 आ गया। 20 माइनस 12, देखिए 8 आ गया। 12 माइनस 5, देखो 7 आ गया। और लास्ट वाली वैल्यू सेम टू सेम, लास्ट वाली वैल्यू सेम टू सेम। या फिर ऐसे ले लीजिए, लास्ट वैल्यू 5, 12 में से 5 7, 20 में से 12 8, 30 में से 20 10, 35 माइनस 30 5। यानी कि लेस देन को मोर देन में, मोर देन को लेस देन में, सिंपल को मिड वैल्यू में, मिड वैल्यू को सिंपल में, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव को सिंपल सीरीज में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये मैंने आज आपको सिखाया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो करें, और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके ग्रुप में है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ ग्रुप में मुझे मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली आपकी बातों का जवाब दूंगा। अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी चीज़ है, अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मेरी लूज ना करें।